आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द एक्सप्रेस पे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, बुद्ध काल पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था 16 महाजनपद, 10 गणराज्य। इसके बाद हम लोगों को देखना है आज कि मगध साम्राज्य का उद्भव कैसे हुआ, कारण, शासकों का योगदान, कारण में जितने भी पॉइंट हैं। तो लेक्चर 2 है बुद्ध काल। पहला हेडिंग है मगध साम्राज्य का उद्भव। अब मगध साम्राज्य का उद्भव में लिखिएगा कि 1600 ईसा पूर्व में मगध अन्य सभी महाजनपदों की तरह एक महाजनपद था, लेकिन लगभग 250 वर्षों में मगध ने अपने अन्य सभी महाजनपदों को हराकर, उन्हें जीतकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। इसी घटना को इतिहास में मगध साम्राज्य का उद्भव कहते हैं। अब कारण, मगध साम्राज्य के उद्भव के कई कारण हैं। तो उसमें पहला जो हेडिंग है यही कि शासकों का योगदान। इसमें पहला हेडिंग है शासकों का योगदान। लिखिएगा इसमें कि मगध पर कई वंशों और शासकों का आगमन हुआ। मगध पर कई वंशों और कई शासकों का आगमन हुआ, जिनके बेहतरीन कूटनीति और कार्यक्षमता के कारण, बेहतरीन कूटनीति और कार्यक्षमता के कारण मगध के प्रसार को बल मिला। तो ये हो गया शासकों का योगदान। अब मगध पर बैठने वाला शासक कौन थे? मगध पर बैठने वाले शासक, मगध पर बैठने वाले शासक में हम देखेंगे कि ये हो गया 321, ये हो गया 600। इसमें पहला जो आता है हर्यक वंश। इसमें आता है हर्यक वंश। फिर आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। फिर आता है नंद वंश। अब हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये हर्यक वंश के थे। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये जो है हर्यक वंश के थे। और शिशुनाग वंश में शिशुनाग थे, शिशुनाग। और उसके बाद में नंद वंश में जो है महापदम नंद थे। इन्होंने लगभग 10 राजाओं को हराया था। और शिशुनाग जो है अवंती को हराया था। और बिंबिसार जो है अंग विजय, वैवाहिक कूटनीति। तो इन सब की अपनी अपनी कूटनीति थी, कार्यक्षमता थी, जिससे इन्होंने मगध को जो है साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया। और ये जो नंद वंश है, नंद वंश में जो है नंदों का अंतिम जो, ये इसमें अंतिम शासक थे घनानंद। अंतिम जो शासक थे इसके घनानंद थे। इन्हीं को गद्दी से उतारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसी के समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो ये तो हो गया कि मगध पर बैठने वाले शासक। अब अगला कारण है
मगध साम्राज्य के उद्भव का अगला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण इसमें लिखिएगा कि मगध के पास राजस्व का अच्छा स्रोत था। मगध के पास राजस्व का अच्छा स्रोत था, अच्छा स्रोत था। इसी काल में गंगा घाटी में, इस काल में गंगा घाटी में कृषि क्रांति, व्यापार, वाणिज्य और नगरीकरण के कारण अच्छा राजस्व मिल जाता था, अच्छा राजस्व मिल जाता था और इससे राज्य की आय में बढ़ोतरी होती थी, आय में बढ़ोतरी हुई और इससे जो है बड़ी सेना रखना संभव हुआ, क्योंकि बड़ी सेना आप रखोगे तो उनको मतलब उनकी देखभाल करना, जब आपके पास पैसा रहेगा तभी हो पाएगा। तो मगध में जो गंगा घाटी में कृषि क्रांति, व्यापार, वाणिज्य ये सब हुए, इससे राजस्व उनका बढ़ा, आय बहुत ज्यादा हुआ, तो सेना रखा। फिर इसी में है कि मगध के पास छोटा नागपुर पठार की लोहे की खानी थी और जंगल से उसे हाथी मिलते थे, जिससे उनकी सैन्य बल जो है काफी मजबूत हुई, तो ये हो गया आर्थिक कारण। फिर अगला हम लोग देखते हैं सामरिक कारण। सामरिक कारण में लिखना है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह, यह जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक इसी प्रकार जब मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ तो वो 4 नदियों से सोन, गंडक और पुनपुन और गंगा, 4 नदियों से पाटलिपुत्र भी घिरा हुआ था, जिससे मगध की राजधानी हमेशा सुरक्षित रही। तो ये तो हो गया सामरिक कारण। फिर अगला कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण इसमें लिखिएगा कि मगध जो है, मगध का समाज खुला समाज था। इसमें रूढ़िवादिता नहीं मिली, जिसके कारण समाज जो है इनका साम्राज्य आगे की ओर अग्रसर रहा। अब हम लोग देखते हैं कि 600 ईस्वी का समाज कैसा था। ये तो हो गया मगध साम्राज्य के उद्भव में क्या क्या कारण थे जिनसे उनका उद्भव हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 600 ईसा पूर्व जो टाइम था उसमें समाज कैसा था। तो हेडिंग है 600 ईसा पूर्व का समाज। ये है, इसमें पहला है 600 बीसी समाज में। इसमें लिखिएगा कि इस काल में सामाजिक व्यवस्था निम्न है। पहला जो है वर्ण व्यवस्था, ये उत्तर वैदिक काल की तरह जारी रही। और इसमें दूसरा है अपात धर्म की संकल्पना का उद्भव। इसमें लिखिएगा कि वर्ण व्यवस्था में आपातकाल की संकल्पना का उद्भव हुआ।
अगर आपातकाल में कहा गया इसमें कि अगर विपत्ति काल आ जाए तो जो ऊपर वाले वर्ड का है वो अपने नीचे वाले वर्ड का व्यवसाय कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं अपाद धर्म की संकल्पना। मतलब अगर कोई विपत्ति काल आ गया तो जो ऊपर के वर्ड हैं वो अपने नीचे वाले वर्ड का व्यवसाय अपना सकते हैं, पेशा जो है वो अपना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें अगला जो है संस्कारों की स्थापना। संस्कारों की स्थापना। संस्कारों की स्थापना इस समय पहली बार हिंदू जीवन में 16 संस्कारों की स्थापना हुई। 16 संस्कारों की स्थापना हुई जो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, होता है। 16 संस्कारों का इसी में जो है पहली बार प्रारंभ हुआ। फिर अगला जो है अस्पृश्यता का उद्भव। अस्पृश्यता का उद्भव मतलब 600 ईसा पूर्व का जो समाज था इसमें पहली बार अस्पृश्यता का उद्भव देखने को मिला, छुआछूत का उद्भव हुआ। फिर हम देखते हैं इसी में वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति का उद्भव, इसे नगरीकरण का परिणाम माना जाता है कि जब नगरीकरण हुआ तो जो है वेश्यावृत्ति भी समाज में। फिर इसमें आ जाता है एक और विवाह। अगला है विवाह। इनके समाज में विवाह कैसे था? तो 600 ईसा पूर्व का समाज में जो विवाह था वो हिंदू जीवन में, हिंदू धर्म में इसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ना मानकर, कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा पे ना मानकर एक अच्छा जो है पति पत्नी के बीच अटूट संबंध माना गया। और इस टाइम में 8 प्रकार की विवाह के बारे में चर्चा मिलती है। तो हम देखते हैं कि 8 प्रकार की, मतलब वो जो विवाह की चर्चा मिली वो कैसे थे। और इसी काल में विवाह को संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ना मानकर इसे पति पत्नी के बीच अटूट संबंध माना गया। अब हम देखते हैं कि विवाह 8 प्रकार की कैसे थे। देखते हैं विवाह 8 तरह से थे। एक इधर मान्य थे 4 विवाह और अमान्य थे 4, तो 8 हो गए। इसमें पहला था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, सर्वोत्तम विवाह। पहला है ब्रह्म विवाह, सर्वोत्तम विवाह। अब इसमें क्या था कि इसमें वेदवान और शीलवान, वेदवान तथा शीलवान लड़के से लड़की की शादी कराते थे, तो इसे जो है ब्रह्म विवाह कहा जाता था। फिर दूसरा आ जाता है इसमें जो है आ जाता है आपका प्रजापत्य। प्रजापत्य भी जो है यह भी ब्रह्म विवाह की ही तरह था, ब्रह्म विवाह की ही तरह था। इसके तहत वर तथा वधु धर्म के, ये हिंदू धर्म के जो है, हिंदू धर्म को आचरण के तहत जो है शादी करते थे, तो ये भी ब्रह्म विवाह हुआ। फिर चौथा आपका आ जाता है प्रजापत दैव विवाह। यह जाता है दैव विवाह। अब इसमें क्या होता था दैव विवाह में कि इसके तहत यज्ञ कराने वाले लड़के, इसके तहत यज्ञ कराने वाले पुरोहितों से कोई भी पिता अपनी लड़की की शादी कराता था, तो दैव विवाह होता था। फिर एक आ जाता है आपका आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, अब इसमें क्या है कि इसके तहत वर पक्ष द्वारा
वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष वालों को एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय देकर जो है शादी करते थे। तो ये अर्श विवाह। अब जो ये 4 अमान्य है इसमें देखते हैं। पहला है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या है कि कन्या से जो है जबरन शादी करना, तो ये हो गया असुर विवाह। फिर पिशाच विवाह जो है धोखे से वो कन्या की बिना मर्जी से शादी करना, ये पिशाच। फिर आ जाता है राक्षस विवाह में कन्या का अपहरण करके किया गया विवाह, ये राक्षस विवाह में। फिर आ जाता है गंधर्व विवाह, ये जो है प्रेम विवाह था। तो ये 8 प्रकार के विवाह हैं। और एक आता है आपका, एक जो है अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह, ये आता है अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह। इसमें क्या है कि अगर लड़का उच्च वर्ण का है, अगर लड़का उच्च वर्ण का है तो ये अनुलोम विवाह है। और अगर लड़का निम्न वर्ण का है तो यह प्रतिलोम है। प्रतिलोम है। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह यही है कि अगर लड़का उच्च वर्ण का है, लड़की निम्न वर्ण की, तो अनुलोम हो जाएगा। अगर लड़का निम्न वर्ण का है, लड़की उच्च वर्ण की, तो प्रतिलोम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये खत्म हुआ समाज। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 600 BC में अर्थव्यवस्था, 600 ईसा पूर्व में अर्थव्यवस्था कैसी थी। अर्थव्यवस्था 600 ईसा पूर्व का अर्थव्यवस्था जो है, अब इसमें हम देख आर्थिक विकास एवं समृद्धि का काल, इसे जो है आर्थिक विकास एवं समृद्धि का काल। 600 ईसा पूर्व का जो अर्थव्यवस्था था उसे आर्थिक विकास एवं समृद्धि का काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कृषि का सरप्लस हुआ, मतलब कृषि अच्छी खासी बचने भी लगा। सरप्लस मतलब भंडारण भी होने लगा, बचने लगा। सरप्लस कृषि भी अच्छी हुई। जनसंख्या जो है वो भी बढ़ी, जनसंख्या भी बढ़ी। नगरीकरण हुआ, नगरीकरण ये भी। उसके बाद में उद्योग एवं व्यवसाय भी बढ़ा। मुद्रा पूंजी बाजार का आगमन हुआ, उद्भव हुआ। और श्रेणियों का उद्भव, मतलब एक श्रृंखला, श्रेणी मतलब श्रृंखला, उसका उद्भव हुआ। तो हम देखते हैं कि कृषि का जो सरप्लस है वो कैसे। तो अर्थव्यवस्था में पहला हेडिंग कृषि, अर्थव्यवस्था, और पहला है कृषि। कृषि में लिखिएगा कि लंबे समय बाद हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 वर्ष बाद कृषि में अधिशेष होने लगा, मतलब सरप्लस। इस समय गंगा घाटी में लोहे के हल से जुताई शुरू हुआ। और पहली बार जो है धान की रोपड़ी तकनीक इजाद हुई। और प्राकृतिक सिंचाई और गंगा घाटी के उपजाऊपन और प्राकृतिक सिंचाई का भरपूर फायदा उठाया इन्होंने। इसलिए जो उत्पादन इनकी थी कृषि का वो बढ़ा और व्यापक वृद्धि हुई, तो सरप्लस हुआ। फिर हम देखते हैं
कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण। साहित्य एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, साहित्य एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से इस समय जनसंख्या वृद्धि के प्रमाण मिले हैं। इस समय जनसंख्या वृद्धि के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा काल के बाद, लगभग 1000 साल के बाद, हड़प्पा जो है सभ्यता के 1000 साल बाद, 1000 साल बाद केवल हड़प्पा 1000 साल बाद जो है दूसरी बार गंगा घाटी में, दूसरी बार गंगा घाटी में पुनः नए नए नगरों का, पुनः नए नए नगरों का उद्भव हुआ, जैसे कौशल, कौशाम्बी, कौशल, कौशाम्बी, वैशाली, चंपा, राजगृह आदि। फिर हम आ जाते हैं उद्योग, शिल्प एवं व्यवसाय पे। उद्योग एवं शिल्प एवं व्यवसाय, उद्योग एवं शिल्प, उद्योग एवं शिल्प व्यवसाय। उद्योग एवं शिल्प व्यवसाय में पूर्व की अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा इस काल में व्यवसायों की संख्या में वृद्धि हुई, व्यवसायों की संख्या में वृद्धि हुई। केवल राजगृह में, केवल राजगृह में 18 व्यवसायों की चर्चा मिलती है। राजगृह में 18 व्यवसायों की चर्चा मिलती है। व्यवसायों की चर्चा मिलती है, जिसमें सोना चांदी तांबा, जिसमें सोना चांदी तांबा और पॉलिशदार जो है मृद भांड, सबसे बेहतर मृद भांड, और फिर जो है सोना चांदी तांबा, मृद भांड, सीसा, नमक आदि मुख्य थे। फिर हम आते हैं मुद्रा एवं पूंजी बाजार का उद्भव। मुद्रा एवं पूंजी बाजार का उद्भव, एवं पूंजी बाजार का उद्भव। इसमें लिखिएगा कि भारतीय इतिहास में पहली बार मुद्रा एवं पूंजी बाजार का उद्भव हुआ। इस समय जिस मुद्रा का प्रचलन हुआ उसे आहत सिक्के कहते हैं। इस समय जिस मुद्रा का प्रचलन हुआ उसे आहत सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के कहते हैं, आहत सिक्के कहा जाता है। ये चांदी तथा तांबे के होते थे, सोने के नहीं। ये चांदी और तांबा के बनते थे, सोने के नहीं होते थे। तो हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे कि आहत सिक्के। अब हम लोग देखेंगे आहत सिक्के। आहत सिक्के, आहत सिक्के एक बनता था चांदी से, एक तांबा से। तो चांदी वाले को जो है शतमान, शतमान, और शतमान के बाद इसे एक बोला जाता करसापड़, करसापड़। और तांबा में जो है मासक, मासक के बाद एक आ जाता है आपका काकिनी, काकिनी। चांदी के शतमान और करसापड़, तांबा के मासक और काकनी। और सिक्कों के प्रचलन के कारण, सिक्कों के प्रचलन के कारण अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ, जिससे दूरस्थ व्यापार को बढ़ावा मिला। सिक्के के प्रचलन के कारण मौद्रीकरण हुआ और जिससे जो है दूरस्थ व्यापार को बढ़ावा मिला। इससे समृद्धि में वृद्धि हुई, इसमें जो है समृद्धि में वृद्धि हुई या समृद्धि को बल मिला। फिर हम लोग देखते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा कि ये सिक्के कैसे बनते थे। नोट में लिखिएगा कि आहत सिक्के, आहत सिक्के धातुओं की चादरों को काटकर, धातुओं की चादरों को काटकर बनाया जाता था। और ये किसी साँचे में नहीं ढाले जाते थे, कोई साँचा नहीं होता था, ऐसे ही चादरों को, धातु के चादरों को काटकर बनाया जाता था। इनमें ना कोई लिपि होती थी,
ना कोई लिपि, और ना ही कोई ना लिपि होती थी, ना ही कोई ऐसा चित्र होता था, उसमें कोई लिखा भी नहीं होता था, ना कोई काउंटिंग रहती थी। इसमें जो है डेट भी नहीं पड़ता था। तो इसमें आहत सिक्कों में आपको चित्र मिलते थे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, इन सब के चित्र मिल जाते थे, लेकिन कहीं डेट और लिपि ये सब नहीं मिलते। फिर हम आ जाते हैं कि अच्छा, इन जो प्रारंभ में इन सिक्कों का जो चलन था वो व्यापारियों ने किया था, और व्यापारियों ने किया था, राज्यों ने नहीं। और अगर राज्यों की बात किया जाए तो प्रथम जो है नंद वंश, नंद वंश ने प्रथम बार सिक्कों का जो है चलन किया था, प्रचलन। इसके पहले जो है व्यापारियों ने ही शुरू किया था, राज्यों ने नहीं। फिर अब हम आ जाते हैं पूंजी बाजार, कि पूंजी बाजार क्या है। पूंजी बाजार में हम लोग देखते हैं कि इस समय ऐसे महाजनों साहूकारों का के बारे में चर्चा मिलती है, जो ऋण पे, जो सूद पे पैसे देते थे, ऋण पे पैसे देते थे। अब इससे क्या हुआ, इन वर्ग साहूकारों महाजनों के इस वर्ग के आने से एक ये फायदा हुआ कि जैसे मान लीजिए जहां पे पूंजी नहीं है, जो पूंजी आधिक्य वाले क्षेत्र हैं, वहां से पैसा निकलकर पूंजी विहीन वाले क्षेत्रों में पैसा जाता था, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता था, लोग काम करते थे। तो इस तरह से पूंजी बाजार आने से कई सारी चीजों में मदद मिली। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि व्यवसाय और रोजगारों में वृद्धि हुई पूंजी बाजार आने के बाद। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि श्रेणी व्यवस्था क्या थी। श्रेणी व्यवस्था, श्रेणी व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो मुखिया रहता था, इनका मतलब ज्येष्ठ का मुखिया, वो देखता था। श्रेणी व्यवस्था में आपका जाता है एक प्रकार का श्रृंखला, समझिए श्रेणी व्यवस्था में, जैसे संगठित व्यापार, संगठित व्यापार, संगठित व्यापार हो गया, वाणिज्य, वाणिज्य हो गया, उत्पादन एवं निवेश, उत्पादन एवं निवेश, उत्पादन एवं निवेश की प्रणाली, उत्पादन एवं निवेश की प्रणाली। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे संगठित व्यापार में आपका आ जाता था शिल्पी, मतलब उत्पादक, शिल्पी मतलब उत्पादक, साहूकार मतलब बैंकर, साहूकार मतलब बैंकर। अब ये आ गया वणिका, वणिका मतलब व्यापारी, वणिका मतलब व्यापारी। ये है सार्थवाह, सार्थवाह मतलब आ गया आपका काफिला, काफिला यातायात प्रबंधक। फिर आपका आ जाता क्रय विक्रेता, क्रय विक्रेता मतलब फुटकर विक्रेता। अब इन पांचों को जो है, इनका जो मुखिया होता था वो कंट्रोल करता था। अब इनके मुखिया को ज्येष्ठिका कहा जाता था, ज्येष्ठिका मुखिया वो कंट्रोल करता था। तो श्रेणी व्यवस्था में हम देखेंगे कि जो श्रेणी व्यवस्था एक श्रृंखला हुई, उसमें उत्पादन से लेकर क्रय विक्रेता, छोटे फुटकर मतलब जो हैं, फिर व्यापार, सड़क देखना, ये सब साहूकार जो बैंकर का काम करते थे, ऋण लेते थे, देते थे। तो ये एक व्यवस्था यहाँ पे हुई। अब हम देखते हैं कि इस श्रेणी का फायदा क्या था, इस श्रेणी की भूमिका क्या थी मगध साम्राज्य में। तो हम देखते हैं 600 ईसा पूर्व में श्रेणी का जो है भूमिका क्या थी। हेडिंग है कि श्रेणियों की भूमिका, श्रेणियों की भूमिका।
श्रेणियों की भूमिका जो है समग्र प्राचीन भारत में। अब इनकी भूमिकाएं काफी विविध थी। पहले आ जाता आपका आर्थिक भूमिका। आर्थिक भूमिका, अब इसको समझिएगा कि आर्थिक भूमिका में श्रेणियां उत्पादन व्यापार, श्रेणियां उत्पादन व्यापार माल ढुलाई, व्यापार माल ढुलाई तथा ऋण, माल ढुलाई से जुड़ी होती थी। और जो है ये बैंकिंग, ये जो है बैंकिंग मतलब ऋण देना लेना भी कार्य करती थी। तो इस तरह से जो है आर्थिक भूमिका इनका था। फिर हम आगे देखते हैं राजनीतिक भूमिका। तो इन्हें राज्यों से स्वायत्तता प्राप्त थी, जो इनके मुखिया होते थे उनको स्वायत्तता प्राप्त थी। उन्हें रथ, पताका ये सब जो है सुविधा मिलती थी। इनको निजी सेनाएं भी, इनके पास अधिकार था निजी सेना रखने का भी। तो ये तो राजनीतिक हो गया। अब हम देखते हैं सामाजिक घटना, सामाजिक भूमिका। सामाजिक भूमिका, सामाजिक भूमिका देखते हैं कि श्रेणियां दान एवं पुण्य भी करती थी। श्रेणियों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म बौद्ध धर्म के संघ को बहुत दान दिया था। ये शैक्षिक भूमिकाएं भी करते थे। ये जो है अपने सदस्यों को शिक्षा भी देते थे। तो ये सामाजिक भूमिका इनका ऐसा ही था, मतलब सामाजिक भूमिका के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। फिर हम देखते हैं सांस्कृतिक भूमिका। सांस्कृतिक भूमिका, सांस्कृतिक भूमिका में श्रेणियां कला एवं धर्म के विकास में सहयोग देती थी। गुप्तकालीन जो है मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में श्रेणियों द्वारा मंदिर निर्माण कराए जाने की सूचना मिलती है। ये सड़कें भी बनवाते थे, ये जो श्रेणियां थी वो सड़कें भी बनवाते थे। अब इनको जो है कानूनी विधिक भूमिका भी थी। श्रेणियों को जो है केवल जो इनके मुखिया थे केवल मृत्यु दंड छोड़ के बाकी और दंड दे सकते थे। यदि श्रेणी संघ की कोई महिला अगर किसी संघ में जाना चाहती है बौद्ध या जैन में, तो इनको अपने श्रेणियों के जो प्रमुख थे उनसे भी पूछना अनिवार्य था, उनसे भी मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो ये तो हो गया इसकी श्रेणियों की भूमिका। अब हम लोग देखते हैं कि लंबी दूरी के व्यापार का उद्भव। जब ये सब हुआ, एक श्रृंखला बनी उत्पादन का, प्रबंधन का, यातायात का, तो ये सब एक श्रृंखला बनी। तो फिर इससे क्या हुआ कि काफी लंबी दूरी के व्यापार का भी इससे उद्भव होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस समय एक रास्ता जो मिलता है राजगिरी से तक्षशिला तक जाता है। हम ऐसे ही समझते कुछ एक फिगर के हिसाब से। मान लीजिए ये अपना भारत है, ये ताम्रलिप्ति है, और यहां से जो है एक रास्ता ऐसे 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 जाके तक्षशिला, यहां बीच में मथुरा, ये है साकेत, तक्षशिला मथुरा साकेत। यहां से आप आ जाएंगे से तो जो है यहाँ पे उज्जैन, और उज्जैन के बाद जो है ऐसे ऐसे आएंगे तो सोपारा, और यहाँ पे भड़ोच। तो हम देखते हैं कि इनका जो दूरस्थ इनकी उद्भव हुआ व्यापार में, तो तक्षशिला से ऐसे जाते थे ताम्रलिप्ति, फिर यहाँ मथुरा फिर साकेत, मथुरा से उज्जैन, भड़ोच, सोपारा, बंदरगाह। तो ये दूरस्थ जो है व्यापार का भी उद्भव हुआ। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल देखेंगे
कि बुद्ध काल में जो धार्मिक दार्शनिक क्रांति हुआ, जैसे बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, जैन, तो अब हम कल धार्मिक क्रांति देखेंगे। बुद्ध से शुरू करेंगे, बुद्ध के सामान्य परिचय से लेकर उनकी सारी चीजें, फिर जैन धर्म में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।